आज का दिन बहुत ही दुख भरा है हम सब के लिए, पूरे देश के लिए। रतन जी ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, उनकी कंपनी टाटा, उनसे पहले से और उनके लीडरशिप में जो कंट्रीब्यूशन दिया है देश के लिए, वो अमूल्य है। बहुत ही रेयर किस्म के इंसान, और हम सब उनको बेहद मिस करेंगे। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक से गौतम रत्ना, और आज हम बात कर रहे हैं रतन नवल टाटा जी के बारे में, जो इस देश के लिए इतना बड़ा त्याग उनका रहा है और एक मुकाम हासिल किया। उनकी पूरी लाइफ को मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं। नवल रतन टाटा 28 दिसंबर 1937, 9 अक्टूबर 2024 एक भारतीय उद्योगपति और परोपकारी व्यक्ति थे। उन्होंने 1991 से 2012 तक टाटा समूह और टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उन्होंने अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक अंतरिम अध्यक्ष का पद संभाला। 2008 में उन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण मिला। रतन को इससे पहले 2000 में तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण मिला था। रतन टाटा नवल टाटा के बेटे थे, जिन्हें टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के बेटे रतन जी टाटा ने गोद लिया था। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर से आर्किटेक्चर में स्नातक की डिग्री हासिल की। वे 1962 में टाटा समूह में शामिल हुए और टाटा स्टील की दुकान से शुरुआत की। बाद में उन्होंने 1991 में JRD टाटा के सेवानिवृत्त होने पर टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। उनके कार्यकाल के दौरान टाटा समूह ने टेटली, जगुआर, लैंड रोवर, कोरस का अधिग्रहण किया, ताकि टाटा को एक बड़े पैमाने पर भारत में केंद्रित समूह से वैश्विक व्यवसाय में बदला जा सके। अपने जीवन काल में टाटा ने 30 से अधिक स्टार्टअप में निवेश किया, मुख्य रूप से व्यक्तिगत क्षमता में, जिनमें से कुछ उनकी निवेश कंपनी के माध्यम से थे। रतन टाटा का जन्म ब्रिटिश राज के दौरान बॉम्बे, अब मुंबई में 28 दिसंबर 1937 को एक पारसी जोरास्ट्रियन परिवार में हुआ था। वे नवल रतन टाटा, जो सूरत में पैदा हुए थे और बाद में टाटा परिवार में गोद लिए गए, और सुन्नू टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा की भतीजी के पुत्र थे। टाटा के जैविक दादा होरमांस जी टाटा खून के रिश्ते से टाटा परिवार के सदस्य थे। 1948 में जब टाटा 10 वर्ष के थे, उनके माता पिता अलग हो गए और बाद में उनका पालन पोषण नवाज भाई टाटा, उनकी दादी और रतन जी टाटा की विधवा ने किया और उन्हें गोद ले लिया। उनका एक छोटा भाई जिम्मी टाटा और एक सौतेला भाई नोएल टाटा था, जो नवल टाटा की अपनी सौतेली मां सिमोन टाटा से दूसरी शादी से थे। इसके बाद उन्होंने मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल, शिमला के बिशप कॉटन स्कूल और न्यूयॉर्क शहर के रिवरडेल कंट्री स्कूल में अपनी पढ़ाई जारी रखी, जहां से उन्होंने 1955 में स्नातक किया। हाई स्कूल के बाद टाटा ने कॉर्नेल विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 1962 में वास्तुकला में स्नातक की डिग्री हासिल की। कॉर्नेल में रहते हुए टाटा अल्फा सिग्मा फी बिरादरी के सदस्य बन गए। 2008 में टाटा ने कॉर्नेल को 50 मिलियन का उपहार दिया, जो विश्वविद्यालय के इतिहास में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दाता बन गया। 1961 में टाटा की मुलाकात आर्किटेक्ट ए किसी जॉन से हुई, जिन्होंने कॉर्नेल में आर्किटेक्चर डिजाइन क्रिटिक के तौर पर 3 हफ्ते बिताए। कॉर्नेल की पढ़ाई पूरी करने के बाद टाटा कुछ समय के लिए लॉस एंजलिस जॉन्स की फर्म्स जॉन्स एंड एमन्स में शामिल हो गए। जब टाटा लॉस एंजलिस में बसने की योजना बना रहे थे, तो उन्हें उनके नाना ने भारत वापस बुला लिया। भारत लौटने के बाद टाटा को IBM से एक प्रस्ताव मिला। JRD ने टाटा से टाटा समूह को अपना बायोडाटा जमा करने और IBM में काम करने के बजाय टाटा समूह में शामिल होने के लिए कहा। टाटा ने 1962 में
टाटा समूह में एक प्रबंधन प्रशिक्षु के रूप में शुरुआत की। उनका पहला काम जमशेदपुर में टेल्को अब टाटा मोटर्स में था। 1977 के दशक में रतन टाटा को टाटा समूह में प्रबंधकीय पद दिया गया। उन्होंने अपनी सहायक कंपनी नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स नेल्को का कायाकल्प करके शुरुआती सफलता हासिल की, लेकिन आर्थिक मंदी के दौरान इसे ध्वस्त होते देखा। 1991 में जे.आर.डी. टाटा ने टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और उन्हें अपना उत्तराधिकारी नामित किया। शुरुआत में टाटा को विभिन्न सहायक कंपनियों के प्रमुखों से बड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिन्हें वरिष्ठ टाटा के कार्यकाल में काफी हद तक परिचालन स्वतंत्रता मिली हुई थी। जवाब में टाटा ने सत्ता को मजबूत करने के लिए कई नीतियां लागू की, जिनमें सेवानिवृत्ति की आयु का कार्यान्वयन, सहायक कंपनियों का सीधे समूह कार्यालय को रिपोर्ट करना और सहायक कंपनियों से टाटा समूह ब्रांड के निर्माण में अपने लाभ का योगदान करने की आवश्यकता शामिल थी। टाटा ने नवाचार को प्राथमिकता दी। टाटा ने 21 वर्षों तक टाटा समूह का नेतृत्व किया। इस दौरान राजस्व 40 गुना से अधिक बढ़ा और लगभग 50 गुना से अधिक बढ़ा। जब उन्होंने कंपनी की कमान संभाली तो बिक्री में मुख्य रूप से कमोडिटी की बिक्री शामिल थी, लेकिन उनके कार्यकाल के अंत में अधिकांश बिक्री ब्रांडों से हुई। उन्होंने टाटा टी को टेटली का अधिग्रहण करने, टाटा मोटर्स को जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण करने और टाटा स्टील को कोरस का अधिग्रहण करने के लिए कहा। इन अधिग्रहणों ने टाटा को एक बड़े पैमाने पर भारत में केंद्रित समूह से वैश्विक व्यवसाय में बदल दिया, जिसमें 65% से अधिक राजस्व अंतरराष्ट्रीय स्तर तक संचालन और बिक्री से आता था। उन्होंने डीजल टाटा इंडिका की शानदार सफलता के बाद टाटा नैनो कार के विकास की अवधारणा भी बनाई और उसका नेतृत्व किया, जिसने कारों को औसत भारतीय उपभोक्ता की पहुंच में आने वाली कीमत पर लाने में मदद की। टाटा मोटर्स ने गुजरात के साणंद प्लांट में टिगोर इलेक्ट्रिक वाहनों का पहला बैच शुरू किया है, जिसे टाटा ने भारत के इलेक्ट्रिक सपने को तेजी से आगे बढ़ाने के रूप में वर्णित किया है। 75 वर्ष की आयु पूरी करने पर रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2012 को टाटा समूह में अपनी कार्यकारी शक्तियों से इस्तीफा दे दिया। उनके उत्तराधिकारी को लेकर नेतृत्व संकट ने मीडिया की गहन जांच को आकर्षित किया। कंपनी के निदेशक मंडल और कानूनी विभाग ने उनके उत्तराधिकारी साइरस मिस्त्री को नियुक्त करने से इनकार कर दिया, जो टाटा के रिश्तेदार और सापुरजी पल्लोंजी समूह के पल्लोंजी मिस्त्री के बेटे थे, जो टाटा समूह के सबसे बड़े व्यक्तिगत शेयर धारक थे। 24 अक्टूबर 2016 को साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और रतन टाटा को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया। उत्तराधिकारी खोजने के लिए एक चयन समिति बनाई गई, जिसमें टाटा भी सदस्य के रूप में शामिल थे। 12 जनवरी 2017 को नटराजन चंद्रशेखरन को टाटा सन्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह पद उन्होंने फरवरी 2017 में ग्रहण किया। फरवरी 2017 में मिस्त्री को टाटा सन्स के निदेशक पद से हटा दिया गया था। बाद में दिसंबर 2019 में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने पाया कि साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से हटाना अवैध था और उन्हें फिर से बहाल करने का आदेश दिया। एक अपील पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने साइरस मिस्त्री की बर्खास्तगी को बरकरार रखा। टाटा ने अपनी खुद की संपत्ति से कई कंपनियों में निवेश भी किया था। उन्होंने भारत की प्रमुख ई-कॉमर्स वेबसाइटों में से एक स्नैपडील में निवेश किया था। जनवरी 2016 में उन्होंने ऑनलाइन प्रीमियम भारतीय चाय विक्रेता
की बॉक्स और डिस्काउंट कूपन कैशबैक वेबसाइट के कैशकारो.com में निवेश किया। उन्होंने भारत में शुरुआती और बाद के चरण की दोनों कंपनियों में छोटे निवेश किए थे, जैसे ओला कैब्स में लगभग 0.95 करोड़। अप्रैल 2015 में यह बताया गया कि टाटा ने चीनी स्मार्टफोन स्टार्टअप Xiaomi में हिस्सेदारी हासिल कर ली है। 2016 में उन्होंने नेस्टवे में एक ऑनलाइन रियल एस्टेट पोर्टल में निवेश किया, जिसने बाद में ऑनलाइन रियल एस्टेट पालतू देखभाल पोर्टल डॉग स्पॉट शुरू करने के लिए जेनिफाई का अधिग्रहण किया गया। टाटा ने अंतर पीढ़ीगत मित्रता को प्रोत्साहित करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का साथी स्टार्टअप गुड फेलो भी लॉन्च किया। साथियों, रतन टाटा को मिले अवार्डों की एक बहुत बड़ी लंबी फहरिस्त है, एक लंबी लिस्ट है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। रतन टाटा को 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण मिला, जो भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरा और दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। टाटा को महाराष्ट्र में सार्वजनिक प्रशासन में उनके काम के लिए 2006 में महाराष्ट्र भूषण और असम में कैंसर देखभाल को आगे बढ़ाने में उनके योगदान के लिए 2021 में असम वैभव जैसे विभिन्न राज्य नागरिक सम्मान भी मिले। अन्य पुरस्कार में शामिल हैं नाम पुरस्कार देने वाले संगठन संदर्भ 2001 में मानद डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी, 2004 मेडल ऑफ द ओरिएंटल रिपब्लिक ऑफ उरुग्वे पुरस्कार। साथियों, मैं आपको बताने जा रहा हूं जो रतन टाटा को मिले अवार्डों की एक बड़ी लंबी लिस्ट है। रतन टाटा को 2000 में पद्म भूषण और 2005 यार दोबारा शुरू करना पड़ेगा यार, तुम बैठ जाओ यार, 5 मिनट ना बैठा जा रहा यार तुमसे यार, कैमरा भी बंद हो जाता है यार बीच में कई बार। शुरू में ले जाओ, बताया था वो, खाली उसको बैक कर दो ना, बस शुरू करके और ऑन 1 मिनट जब मैं रतन टाटा बोलूंगा तब से शुरू करना है बस, और उस बार कैमरे पे चले जाना। साथियों, रतन टाटा जी को मिले अवार्डों की एक बहुत बड़ी लंबी फहरिस्त है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। रतन टाटा को 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण मिला, जो भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला तीसरा और दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। टाटा को महाराष्ट्र में सार्वजनिक प्रशासन में उनके काम के लिए 2006 में महाराष्ट्र भूषण, असम में कैंसर देखभाल को आगे बढ़ाने में उनके योगदान के लिए 2021 में असम वैभव जैसे विभिन्न राज्य नागरिक सम्मान भी मिले। अन्य पुरस्कारों में शामिल हैं नाम पुरस्कार देने वाले संगठन और संदर्भ में मैं आपको बताने जा रहा हूं। 2001 में मानद डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी, 2004 मेडल ऑफ द ओरिएंटल रिपब्लिक ऑफ उरुग्वे सरकार, मानद डॉक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 2005 में इंटरनेशनल डिस्टिंग्विश्ड अचीवमेंट अवार्ड बी नई ब्रिथ इंटरनेशनल, मानद डॉक्टर ऑफ साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक, 2006 मानद डॉक्टर ऑफ साइंस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रेरणा और मान्यता के लिए जिम्मेदार पूंजीवादी पुरस्कार, 2007 मानद फेलोशिप लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, कार्नेगी मेडल ऑफ फिलैंथ्रोपी कार्नेगो एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस, 2008 मानद डॉक्टर ऑफ लॉ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, मानद डॉक्टर ऑफ साइंस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई, मानद डॉक्टर ऑफ साइंस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, मानद नागरिक पुरस्कार सिंगापुर सरकार द्वारा, मानद फेलोशिप द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी
प्रेरित नेतृत्व पुरस्कार द परफॉर्मेंस थिएटर 2009 मानद नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर क्वीन एलिजाबेथ द्वारा 2008 के लिए इंजीनियरिंग में लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन अवार्ड इंडियन नेशनल अकादमी ऑफ इंजीनियरिंग इटली गणराज्य सरकार के ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड ऑफिसर 2010 मानद डॉक्टर ऑफ लॉ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय एंड हेडियन पुरस्कार विश्व स्मारक निधि ओस्लो बिजनेस फॉर पीस अवार्ड बिजनेस फॉर पीस फाउंडेशन लीजेंड इन लीडरशिप अवार्ड येल विश्वविद्यालय मानद डॉक्टर ऑफ लॉ पेपरडाइन विश्वविद्यालय बिजनेस फॉर पीस अवार्ड बिजनेस फॉर पीस फाउंडेशन बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर द एशियन अवार्ड्स 2012 मानद फेलो रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग डॉक्टर ऑफ बिजनेस उपाधि न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय ग्रैंड कार्डन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन जापान सरकार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रॉक फेलर फाउंडेशन 2013 विदेशी सहयोगी नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग दशक के परिवर्तनकारी नेता भारतीय मामले भारत नेतृत्व सम्मेलन अर्नेस्ट एंड यंग उद्यमी ऑफ द ईयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अर्नेस्ट एंड यंग मानद डॉक्टर ऑफ बिजनेस प्रैक्टिस कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय 2014 मानद डॉक्टर ऑफ बिजनेस सिंगापुर प्रबंधन विश्वविद्यालय शाहजी रतन पुरस्कार बड़ौदा प्रबंधन संघ मानद नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर GBE महारानी एलिजाबेथ द्वितीय मानद डॉक्टर ऑफ लॉन्च यॉर्क यूनिवर्सिटी कनाडा 2015 मानद डॉक्टर ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग क्लेमसन यूनिवर्सिटी सयाजी रतन पुरस्कार बड़ौदा मैनेजमेंट एसोसिएशन होनोरिस कासा HEC पेरिस 2016 कमांडर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस सरकार 2018 मानद डॉक्टर इन इंजीनियरिंग स्वानसी यूनिवर्सिटी 2022 मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर HSNC यूनिवर्सिटी 2023 मानद ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया किंग चार्ल्स 2023 महाराष्ट्र उद्योग रतन महाराष्ट्र सरकार। तो साथियों ये रतन टाटा के ऊपर हमारा ये एपिसोड बनाने का मकसद खास तौर से बहुजन समाज के उन लोगों के लिए भी है जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या बिजनेस में हैं जो जिन्होंने बाबा साहब के रिजर्वेशन से आकर के एक मुकाम हासिल किया और वो भी कोई इतने बड़े मतलब ये मेहनत है उनकी कोई एकदम नहीं कि भाई उनको पैदा होते ही सब कुछ मिल गया उनके जिंदगी में भी स्ट्रगल रहा होगा। और कहीं भी आपने आज तक रतन टाटा के बारे में किसी से आपने ये नहीं सुना होगा कि जिस तरह से आज अडानी और अंबानी के नाम गिने जाते हैं उस तरह के उसमें। तो मैं समझता हूं कि इस रतन टाटा जी जैसे शख्सियत से एक सीख लेना चाहिए जिन्होंने भारत के अंदर न कभी जाति न कभी धर्म न किसी सरकार के आगे झुकने का कोई काम किया, न कभी किसी जातीय धर्म के प्रति कट्टरता आपने देखी होगी। और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल उनके जिंदगी के टाटा रतन जी के हैं कि जिस तरह से उन्होंने जो छोटी कार जो शुरू की उसमें एक जब स्कूटर पे एक परिवार को देखा धक्का लगाते हुए तो उन्होंने नैनो कार को डिजाइन किया कि एक छोटे से गरीब आदमी को भी कार रखने का एक सपना साकार हो सके।
बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमने बताने की कोशिश की आपको। तो ऐसे शख्सियतों से सीख लेकर के हमारे बहुजन समाज के लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए और ऐसी शख्सियतों से प्रेरणा लेनी चाहिए। और उनके जो सोशल मीडिया से जो लोगों ने उनके बारे में कमेंट्स किए हैं, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने वीडियो के अंदर। और उनकी अंतिम यात्रा में, जो कि एक ना तो कोई पॉलिटिकल इंसान नहीं थे, एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, एक सोशल एक्टिविस्ट भी इनको कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने समाज के हर उस तबके के लिए काम करने की कोशिश किया है। तो कई हजारों लोग उनके अंतिम यात्रा में वहाँ उनके दर्शन करने पहुंचे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। एक बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और खास तौर से एक बात हमारे चैनल के बारे में जरूर आप याद रखिए, कोई भी एट्रोसिटी अगर बहुजन समाज या महिलाओं पर हो तो हमारे चैनल पर नंबर दिए हुए हैं, आप जरूर हमें कॉल करें ताकि हम उसमें उनको न्याय दिलाने में कुछ मदद कर सकें। और साथ में, क्योंकि चैनल चलाने के लिए एक बहुत बड़ा खर्चा होता है, तो अगर हो सके तो आप आर्थिक सहयोग भी करें। धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।